नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपीएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 7 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आर डैश एफिशिएंट देन दी डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में डैश कुशल है। ए डब्ल्यू, बी लेस, सी हाफ एंड डी मोर। दोस्तों जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं देन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी इज लेस एफिशिएंट देन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। और इसका मेन रीजन क्या है? एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर लॉसेस एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ज्यादा होते हैं। और ये पावर लॉसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो रेजिस्टेंस लॉस होता है, और रेजिस्टेंस लॉस आपका एसी में भी होता है और डीसी में भी होता है। जब भी करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा ट्रांसमिशन लाइन में, तो कंडक्टर के अंदर अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। और जो एसी में दो लॉसेस होते हैं मुख्यतः, वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से होते हैं। इसके अलावा एसी सिस्टम में और कौन कौन से लॉसेस होते हैं जो डीसी सिस्टम में ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं? वो होता है कोरोना लॉसेस, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट। तो ये तीन लॉसेस एसी सिस्टम में पाए जाते हैं। डीसी सिस्टम में इनका प्रभाव काफी कम होता है या ना के बराबर होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में काफी ज्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट होती है। और रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो किसी भी यूजफुल वर्क में काम नहीं आती है। केवल एक्टिव पावर ऐसी पावर होती है जो हम यूजफुल वर्क में काम में लेते हैं। और इंडक्टेंस की वजह से भी ट्रांसमिशन लाइन में काफी ज्यादा लॉसेस आते हैं। अब क्योंकि दोस्तों डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे लॉसेस नहीं होते हैं। तो डीसी पावर सिस्टम में ना ही रिएक्टिव पावर लॉस होता है। दोस्तों एसी पावर सिस्टम में जो वोल्टेज होती है वो वेव फॉर्म में होती है। तो इसी वजह से जो रिएक्टिव पावर लॉसेस होते हैं वो केवल एसी सिस्टम में होते हैं। और डीसी की जो वेव फॉर्म होती है वो पूरी स्टेट होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसी वजह से रिएक्टिव पावर कंपोनेंट एसी में जनरेट होते हैं। और दूसरा है लोअर रेजिस्टेंस लॉसेस, क्योंकि डीसी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट फ्लो करते हैं, लेकिन फिर भी डीसी सिस्टम में रेजिस्टेंस लॉस तो होते ही है। पर बाकी कौन कौन से लॉस नहीं होते हैं? कोरोना लॉसेस हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया, ये सारे लॉसेस डीसी सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इनके एसी और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के डिफरेंस की बात करें, तो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। केवल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम हाई पावर को या इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम ज्यादा हाई पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं या हाई वोल्टेज को जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में कम्यूटेशन का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमें कितने कंडक्टर की जरूरत होती है? मिनिमम हमें एटलीस्ट 3 कंडक्टर की जरूरत होती है, RYB। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें 4 कंडक्टर की जरूरत होती है। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमें केवल 2 कंडक्टर की जरूरत होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी सिस्टम में वर्क करता है, डीसी सिस्टम में नहीं वर्क करता है। अब दोस्तों एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमें इंसुलेशन मटेरियल की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस भी ज्यादा होते हैं और इसमें कंडक्टर्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस भी कम होते हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर भी इसमें केवल 2 ही होते हैं। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में सर्जेस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। सर्जेस क्या है कि अचानक से वोल्टेज का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बोला जाता है सर्जेस। तो वो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसी वजह से जो एसी ट्रांसमिशन की स्टेबिलिटी है वो कम होती है डीसी ट्रांसमिशन से। अब एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होते हैं, और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें लॉसेस भी कम होते हैं। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से क्या होता है? पावर लॉसेस होते हैं। अगर हमें वोल्टेज लेवल को चेंज करना है तो हम एसी सिस्टम में ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर हमें वोल्टेज लेवल को चेंज करना है डीसी ट्रांसमिशन लाइन में तो हम किसका यूज करते हैं? चॉपर का या बूस्टर का यूज करते हैं। स्किन इफेक्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होते हैं, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट नहीं होते हैं। कोरोना इफेक्ट भी एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता है। कॉस्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कॉस्ट। जो एसी ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट होती है या कंस्ट्रक्शन होता है, कॉम्प्लिकेटेड भले ही होता है, लेकिन वो चीपर होता है। इसकी मेंटेनेंस भी चीपर होती है एसी ट्रांसमिशन लाइन की, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। बाकी पॉइंट आप पढ़ लेना दोस्तों। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेस। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन अ मोटर इज स्विच्ड ऑन द काउंटर ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल इज। जब एक मोटर चालू की जाती है तब आर्मेचर टर्मिनल पर विकसित काउंटर ईएमएफ डैश होता है। ए 0, बी हाफ, सी ट्वाइस एंड डी 1। जब दोस्तों हम डीसी मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो डीसी मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करता है? ये बेसिकली स्टेटर प्रोवाइड कर रहा है। और ये आर्मेचर कंडक्टर जब रोटेट करते हैं तो ये पोल फ्लक्स को कट करते हुए चलते हैं, और इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और डीसी मोटर में हम ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के अनुसार डीसी मोटर के ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ, करंट
करंट इंड्यूस हुआ और एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन बैक ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि वोल्टेज ने जो बैक ईएमएफ जनरेट करा है वही बैक ईएमएफ वोल्टेज को अपोज करेगा। और ये नियम कौन बताता है? ये नियम बताता है आपका लेंज लॉ। और दो इक्वेशन डीसी मोटर की जो आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है? बैक ईएमएफ इक्वल्स टू पी फाई जेड एन अपॉन में 60 है और आर्मेचर करंट इक्वल्स टू वी माइनस ई बी अपॉन में आर है। तो ये दो इक्वेशन हमेशा याद रखना। और जब मोटर को स्विच ऑन करा जाता है दोस्तों, तो उस केस में हमारा बैक ईएमएफ 0 होता है। अब वो कैसे होता है? एक इक्वेशन अभी हमने लिखी थी पी फाई जेड एन अपॉन में 60 ए। हम पी फाई जेड और 60 ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बी इक्वल्स टू के फाई एन। ओके, तो ये के क्या है? पी जेड और 60 ए है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ई बी अपॉन में फाई। तो इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। तो जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मोटर को जब हमने स्विच ऑन करा, जस्ट इनिशियल पॉइंट जस्ट हमने स्विच ऑन करा है, तो उस समय जो मोटर की स्पीड है वो क्या है? वो तो 0 है, क्योंकि मोटर स्टैंड स्टिल पे है। जब मोटर की स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ भी कितना होगा? वो भी 0 होगा। तो जब मोटर को स्विच ऑन करा जाता है तो फुल सप्लाई वोल्टेज कॉइल में अप्लाई होती है और मोटर उस टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट को खींचता है। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है, और जब बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ किसका अपोज करता है? वो सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। और जब वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव वोल्टेज है या सप्लाई वोल्टेज है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, और जब वोल्टेज में ड्रॉप आएगा तो करंट में भी ड्रॉप आएगा। तो अगर हम रियल वर्ल्ड में इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई या वैक्यूम क्लीनर हो गया, अगर हमने घर में स्टेबलाइजर नहीं लगाया हुआ है तो जैसे हम इन अप्लायंसेस को ऑन करते हैं हल्के से लाइट की रोशनी में कमी आती है, क्योंकि मोटर या अप्लायंसेस ने उस टाइम पे मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करा होता है। तो इसी वजह से पावर लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 65 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर इफ आई एम इक्वल्स टू 10 एम्पेयर। यदि आई एम 10 एम्पेयर है तो फॉर्म फैक्टर का मान ज्ञात करें। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वो होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पेयर, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पेयर या 10 बाई √2। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? वो होती है 2IM अपॉन में पाई। तो 2 इंटू 10 अपॉन में पाई, तो 20 अपॉन में पाई। तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 बाई √2 अपॉन में एवरेज वैल्यू 20 बाई पाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा 1.11। और सबसे सिंपल ट्रिक क्या है? हमें पता है फॉर्म फैक्टर की जो मान होता है वो 1.11 होता है। तो अगर हमें केवल मैक्सिमम वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू आपकी 20 एम्पेयर हो सकती है, 30 एम्पेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1.2 एम्पेयर हो सकती है, कुछ भी वैल्यू होगी, फॉर्म फैक्टर हमेशा आपका 1.11 ही निकल के आएगा। आप देख भी सकते हैं कुछ भी अलग वैल्यू रख के सॉल्व करके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.11। क्वेश्चन नंबर 66 है, द शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज लेस देन इट्स आर्मेचर टॉर्क बिकॉज ऑफ डैश लॉसेस। डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क डैश हानियों के कारण उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ए आयरन लॉसेस, बी रोटेशनल लॉसेस, सी मैकेनिकल लॉसेस एंड डी कॉपर लॉसेस। दोस्तों डीसी मोटर का जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से इसलिए कम होता है क्योंकि इसके अंदर रोटेशनल लॉसेस होते हैं, और ये लॉसेस कई अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। डीसी मोटर का जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो मोटर की आर्मेचर में जनरेट होता है, और डीसी मोटर के आर्मेचर टॉर्क को ही हम टोटल टॉर्क बोलते हैं, या ओवरऑल टॉर्क होता है, वो होता है हमारा आर्मेचर टॉर्क। और दोस्तों शाफ्ट टॉर्क वो टॉर्क होता है जो हम एक्चुअल वर्क में यूज करते हैं, या ये टॉर्क हमें मोटर की शाफ्ट आउटपुट में मिलता है, और इसी शाफ्ट टॉर्क की मदद से हम किसी भी वर्क को या किसी भी लोड को उठा सकते हैं। और आर्मेचर टॉर्क और जो शाफ्ट टॉर्क के बीच में जो लॉसेस होते हैं उन्हें रोटेशनल लॉस कहा जाता है। और ये लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? ये फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से होते हैं, विंडेज लॉसेस की वजह से होते हैं, और एडी करंट लॉसेस की वजह से होते हैं। फ्रिक्शन लॉस बेयरिंग, ब्रशेस और अदर मूविंग पार्ट में पाए जाते हैं मोटर की। और दोस्तों ये विंडेज लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? जब मोटर रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से एयर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती है। और एडी करंट लॉसेस मोटर की कोर में होते हैं, और ये लॉसेस काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो हमेशा ज्यादा होगा शाफ्ट टॉर्क से, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क क्या है? ओवरऑल टॉर्क है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोटेशनल।
क्वेश्चन नंबर 67 है विच पैरामीटर ऑफ अ वायर शुड बी इंक्रीज सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप विल डिक्रीज। तार का कौन सा पैरामीटर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाए। ए वायर लेंथ, बी वायर रेजिस्टेंस, सी वायर मटेरियल रेजिस्टिविटी एंड डी वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों जो वायर की रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करना हो। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को अपोज करती है। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही बेहतर कंडक्टिविटी होगी। रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोजिट करता है और ये रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर का अपना अलग अलग होता है और ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उस केस में भी आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखा उस केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने काफी पतला तार रखा तो उस पतले तार में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारा मोटा तार है तो उस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमें अगर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना होगा। और क्या कर सकते हैं, या हम ऐसा मटेरियल चूज कर सकते हैं जिसकी लोअर रेजिस्टिविटी हो, या हम वायर की लेंथ को कम कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्वेश्चन नंबर 68 है आइडेंटिफाई द सिंबल गिवन इन द फिगर। आकृति में दिए गए प्रतीक की पहचान करें। ए यूजेटी, बी एससीआर, सी जीएफईटी एंड डी एफईटी। दोस्तों जो ये हमें सिंबल दिया हुआ है ये किसका सिंबल है, ये यूजेटी का सिंबल है। और आपको ऐसे ही एससीआर का सिंबल, ऐसे ही डायक का सिंबल, ऐसे ही ट्राइक का सिंबल, जेएफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, इन सब के सिंबल आपको याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे सिंबल भी डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। तो यूजेटी एक हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें 2 बेस होते हैं, एक B1 बेस हो गया आपका, एक B2 बेस हो गया और एक एमीटर होता है। और यूजेटी की एक खासियत होती है, जब यूजेटी ट्रिगर होता है या यूजेटी ऑन होता है तो उस केस में क्या होता है, करंट कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है जब तक हम एमीटर पावर सप्लाई को बंद ना करें। इसी वजह से यूजेटी में एक रीजनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है, या इसे बोल सकते हैं यूजेटी के अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट हो जाता है। और यूजेटी को कहाँ इस्तेमाल करा जाता है, इसको स्विच पल्स जनरेटर में इस्तेमाल करा जाता है और सोटूथ वेव जनरेटर में इस्तेमाल करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजेटी। क्वेश्चन नंबर 69 है एसी सर्किट ब्रेकर आर डैश देन डीसी सर्किट ब्रेकर। एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर की तुलना में डैश होते हैं। ए लेसर इन साइज, बी कॉस्टलियर, सी चीपर एंड डी नो कॉस्ट। दोस्तों मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, इस टेबल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एसी सर्किट ब्रेकर और डीसी सर्किट ब्रेकर का ये टेबल है। एसी सर्किट ब्रेकर में जीरो करंट क्रॉसिंग कम से कम 50 to 60 टाइम होती है डिपेंडिंग ऑन इस फ्रीक्वेंसी, और डीसी सर्किट ब्रेकर में जीरो करंट क्रॉसिंग नहीं होती है क्योंकि डीसी में जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। आग बुझाने की क्षमता एसी में ज्यादा होती है और आग बुझाने की क्षमता डीसी में कम होती है। एसी सर्किट ब्रेकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और डीसी सर्किट ब्रेकर कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। एसी सर्किट ब्रेकर में लाइन और लोड की मार्किंग होती है और डीसी सर्किट ब्रेकर में पॉजिटिव और नेगेटिव की मार्किंग होती है। एसी सर्किट ब्रेकर को रेसिडेंशियल, कमर्शियल और पावर ट्रांसमिशन में यूज करा जाता है और डीसी सर्किट ब्रेकर को ज्यादातर सोलर एनर्जी सिस्टम, बैटरी बैकअप और ऑटोमोटिव में यूज करा जाता है। एसी सर्किट ब्रेकर के क्या क्या एडवांटेज है, इसमें आर्क क्विंचिंग इजीली हो जाती है और हम उसको डिफरेंट वोल्टेज रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसी सर्किट ब्रेकर में आर्क जल्दी बुझ जाती है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है यानी कि साइज छोटा होता है और इसके अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर भी होते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है एसी के, इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई हो सकती है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी काफी ज्यादा हाई होता है और एसी सर्किट ब्रेकर का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो स्लो होता है। डीसी सर्किट ब्रेकर की जो एप्लीकेशन होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि इसको काफी कम जगहों पे इस्तेमाल करा जाता है, ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। तो एसी सर्किट ब्रेकर आर कॉस्टलियर देन डीसी सर्किट ब्रेकर। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज। एन प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग अशुद्धता को इस रूप में जाना जाता है। ए एक्सेप्टर, बी डोनर, सी होल्स एंड डी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर कहा जाता है क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपके 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, लेकिन जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है और वही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो के लिए क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो वैलेंस बैंड से जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। और क्योंकि जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होती है या डोनर इम्प्योरिटीज होती है उसमें
मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोनर। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन इंसुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकडाउन फॉर्म। इंसुलेशन में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकडाउन बनता है? ए थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, बी थर्मल ब्रेकडाउन, सी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एंड डी फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन। दोस्तों इंसुलेशन में 3 तरीके के मुख्य ब्रेकडाउन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, एक होता है थर्मल ब्रेकडाउन और तीसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कब होता है? जब हम एक काफी ज्यादा हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जो मटेरियल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, और जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो लीकेज करंट काफी ज्यादा हैवी मात्रा में फ्लो करने लग जाता है। इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बताती है कि एक जो कंडक्टर है वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है, या वो मटेरियल कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को झेल सकता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो झेल सकता है उतना ही अच्छा वो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। नेक्स्ट आता है थर्मल ब्रेकडाउन। थर्मल ब्रेकडाउन किस कंडीशन में होता है? जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हीट अप्लाई करी जाए, और जब डाइलेक्ट्रिक में काफी ज्यादा हीट अप्लाई करी जाएगी तो इंसुलेटिंग मटेरियल के पार्टिकल ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो करने लग जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन एक स्लो प्रोसेस होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी होता है और टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल का भी प्रभाव पड़ता है, उसमें एनवायरमेंट हीट का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे इंसुलेटिंग मटेरियल में डिग्रेडेशन हो जाता है और इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वीक पड़ जाती है या कमजोर हो जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। क्वेश्चन नंबर 72 है, ट्रू स्टेट इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी संख्या प्रणाली में सही स्थिति का प्रतिनिधित्व क्या किया जाता है? ए लॉजिक ए, बी लॉजिक बी, सी 0 1 1 एंड डी लो स्टेट। दोस्तों बाइनरी सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, और जो ट्रू स्टेट होती है उसको हम लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ऑन स्टेट भी बोला जाता है। क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो इसमें केवल 2 स्टेट हो सकती हैं, या तो ट्रू स्टेट या हम जिसे बोलते हैं ऑन स्टेट, या फिर ऑफ स्टेट या फॉल्स स्टेट। और 0 वैल्यू को लो वोल्टेज लेवल भी बोला जाता है और 1 को हाई वोल्टेज लेवल भी बोला जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिक 1। क्वेश्चन नंबर 73 है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ। हेनरी विद्युत किसकी इकाई है? ए इंडक्टेंस, बी कैपेसिटेंस, सी रेजिस्टेंस एंड डी कंडक्टेंस। दोस्तों हेनरी किसकी इकाई होती है? वो इंडक्टेंस की इकाई होती है। कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैराड, रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम और कंडक्टेंस की इकाई होती है सीमन। यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग इकाइयां मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच टाइप ऑफ केबल इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर एंड सोल्डरिंग। इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार की केबल सर्वोत्तम होती है? ए लेड शीटेड केबल, बी वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी कैप टायर शीटेड। अब पीवीसी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? एक तो ये रसायन प्रभाव से बची रहती है, यानी कि इसमें केमिकल इफेक्ट कम होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और ये फायर रेजिस्टेंस भी होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसकी टेम्परेचर रेटिंग होती है पीवीसी की वो कम होती है। इसकी टेम्परेचर रेटिंग जो होती है वो अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस होती है। अब क्योंकि हम पीवीसी को अगर हीटर में यूज करेंगे और जो हीटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से तो वो होगा ही, तो इस केस में जो इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, जिससे लीकेज करंट का खतरा बढ़ जाता है। और वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़ जो होती है उसके एडवांटेज क्या होता है? ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और इसके अंदर अच्छी इलास्टिसिटी भी होती है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ये केमिकल रेजिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होती है, और इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़। क्वेश्चन नंबर 75 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। भारतीय मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश होता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करा जाता है वो करा जाता है 11/0.4 kV, यानी कि 11 क्या है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और 0.4 जो हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं, और 0.4 का मतलब 400 वोल्ट। 11,000 वोल्ट वो वोल्ट है, या 11 kV वो वोल्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन से सब स्टेशन तक पहुंचा, और 400 वोल्ट वो वोल्ट है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करा जाएगा। और दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कंजर्वेटर यूज करा जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर में वो 50 kV की रेटिंग से अब में यूज करा जाता है। और जो क्लियरेंस होनी चाहिए फेस टू फेस की वो कितनी होनी चाहिए? 75 mm, और जो फेस टू अर्थ की क्लियरेंस होनी चाहिए वो 40 mm की होनी चाहिए। ये किस साइड की बात कर रहा है? ये लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है। अगर हम हाई वोल्टेज साइड की बात करें तो उसमें फेस टू फेस की क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? 255 mm की होनी चाहिए, और फेस टू अर्थ की क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? वो 140 mm की होनी चाहिए। और जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस से अब नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी रूल के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11/0.4 kV। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।